डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं। एक सिंपल डेफिनेशन से हमने शुरुआत की थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी स्टडी किया। लेकिन अब हम उससे 2 कदम आगे चलकर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि डेमोक्रेसी का क्या सिर्फ गवर्नमेंट से ही लेना देना है, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करना, कैसे वर्क करेगी गवर्नमेंट का, जो उस देश के जो सिटीजन्स हैं उनसे कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट से ही इसका मतलब है या डेमोक्रेसी के और भी मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेसी को हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो मैडम लिंगदो की जो क्लास थी वो डेमोक्रेटिक थी, मतलब एवरीबडी वॉज गिवन चांस टू स्पीक हिज और हर माइंड, express their opinions, and that too without any hesitation, because they knew that Madam Lingdo will do justice with every opinion, every thought, every student. और अब हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी तक उसके आधार पे। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज गिवन इन द बुक। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, यानी अभी भी हमने जो स्टडी किया है उसे जो आपकी बुक है, चैप्टर है, बता रहा है कि अभी हमने लिमिटेड और उसका डिस्क्रिप्टिव सेंस में ही स्टडी किया है। मतलब हमने अभी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी से रिलेटेड इशूज़ को स्टडी नहीं किया है। देखिए 10th में भी आपको ये बुक स्टडी करनी है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकंड पार्ट है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक जो हमने देखा है कि हमने ये पाया कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक सरकार का रूप ही है। और हमने ये भी देखा कि अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो कुछ ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिलने चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स। मिनिमल का मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, अगर इससे कम है तो फिर हम डेमोक्रेसी उसे नहीं कह सकते। तो वो मिनिमल फीचर्स जो डेमोक्रेसी के पास होने ही चाहिए, दैट डेमोक्रेसी मस्ट हैव। और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जी हाँ, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे जो उस देश की जो जनता होती है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है। जो एमपी चुने जाते हैं, जो एमएलए चुने जाते हैं, वो सब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं। अब आप पता करिए कि आपके क्षेत्र का एमएलए कौन है और आपके क्षेत्र का एमपी कौन है, तो आप देखेंगे कि इनको चुनने वाले लोग आपके जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र के लोग हैं, पीपल हैं। तो पीपल जिनको चुनते हैं इलेक्शन में वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जनता की तरफ से होते हैं। दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। तो मान लीजिए कि 5 लाख लोगों की जनता ने किसी एक एमपी का चुनाव किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन 5 लाख लोगों की तरफ से ये एमपी पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन करेगा, इनकी तरफ से बातों को रखेगा, इनके हित की सोचेगा और इनके लिए काम करेगा। क्योंकि 5 लाख जनता पार्लियामेंट में नहीं जाके बैठ सकती, तो अपना एक आदमी तय कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक क्लास का मॉनिटर होता है, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल को अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो पूरी क्लास को बुलाने के बजाय वो मॉनिटर को बुला लेगा। तो ये है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। वैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है और वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, तो जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह। तो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। अब मैं इस पर ज़्यादा क्यों बोलूँ, इसमें लिखा गया है कि आपने जो पहले की क्लासेस में आपने इसको स्टडी किया होगा। इन द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, मतलब जिस देश को हम कहते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ पे ऑल पीपल डू नॉट रूल, मतलब सारे लोग रूल नहीं करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, मीन्स इलेक्शन में जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, उनके जरिए डेमोक्रेसी में शासन चलता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही क्यों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला कारण यह है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो बहुत ही साधारण कारण है, शायद आपको भूलेगा नहीं कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये इम्पॉसिबल है कि फिजिकली सबके सब लोग एक साथ बैठ के और कोई कलेक्टिव डिसीजन ले सकें, मतलब एक साथ बैठ के मिल बांट के कोई डिसीजन ले सके, ये संभव नहीं है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ज़रूरी है। इवन इफ दे कुड, अगर वो ऐसा कर भी पाएँ, मतलब कि ये संभव हो पाए कि भाई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। अब लोगों के पास टाइम की कमी है। अब देखिए आपके यहाँ
स्कूल में पीटीएम वगैरह होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग उस समय पहुंचते होंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम की कमी है। तो मीटिंग में सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे। जब सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो डाउटफुल हो जाएगा। द डिज़ायर और द स्किल्स, और फिर उनकी इच्छा भी नहीं हो सकती। कौन जाए मीटिंग में? मतलब टाइम की कमी, मन ना लगना, और साथ में उन्हें ये भी महसूस हो सकता है कि मीटिंग में शामिल होकर हम कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है इस तरह की मीटिंग्स में कोई बात कह सकें, हमें नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की। इस वजह से हो सकता है कि वो लोग डिसीजन मेकिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करें। अभी मान लीजिए आपकी क्लास है, छोटी सी है, मान लीजिए वहाँ पे 40 बच्चे हैं, तो हम इन सारे बच्चों की क्लास में इकट्ठा एक साथ आप बैठे हैं, तो कोई विचार विमर्श करके पूरी क्लास से हम कोई डिसीजंस डिस्कस करके ले सकते हैं कि भाई क्लास का मॉनिटर किसको बनाया जाए। टीचर पूछ सकता है कि आपकी क्लास में हमें पढ़ाना है, तो आप कैसे चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं। लेकिन अगर पूरे स्कूल में मान लीजिए लगभग 7,000 बच्चे हैं, तो अब ये 7,000 बच्चों को इकट्ठा लेके तो निर्णय लेना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि फिर भी उनको हम प्लेग्राउंड में इकट्ठा करके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योस होगा वहाँ पे, वेरी डिफ़िकल्ट टू लिसन टू एवरी स्टूडेंट। अब ज़रा देखिए पूरे देश में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं हम। जैसे प्लेग्राउंड में इकट्ठा कर दिया गया और हम लोगों ने डिसीजंस कलेक्टिव लेने की कोशिश की। तो एक तो हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और दूसरी चीज़, पीपल मे नॉट हैव टाइम और दे डोंट डिज़ायर और दे कैन लैक स्किल टू टेक पार्ट इन such decision making collective meetings. This gives us a clear but minimum understanding of democracy. तो अब हम लगभग डेमोक्रेसी के जो काम चलाऊ मीनिंग्स हैं उनको समझ सकें। दिस क्लियरली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश, कम से कम अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, मतलब अंतर कर सकें कि डेमोक्रेसीज़ कौन सी हैं और नॉन डेमोक्रेसीज़ कौन सी हैं। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं है। ज़रा आप फीचर्स याद करिए जो हम लोगों ने पढ़े थे। इंडिया में गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, पीपल डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, और कई पार्टीज़ हमारे यहाँ हैं। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होता है, और भी सबको फ्री नहीं किया जाता है कि चुनाव लड़ सकें। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। हाँ, ये पॉइंट मिला ना कि आप सोच रहे होंगे हमने तो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब दिक्कत ये है कि इन नॉन डेमोक्रेसीज़ को तो आप छोड़ दीजिए, अब हमें ये तय करना है कि एक लोकतंत्र और एक बढ़िया लोकतंत्र, मीन्स कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, दोनों में डेमोक्रेसी है। अब कहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छी है, इन दोनों देशों में कहाँ पे बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये भी अभी हमें सोचना है। इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है, वही हम पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा भी क्या डेमोक्रेटिक कंसेप्ट्स, डेमोक्रेसी के फीचर्स अप्लाई होते हैं, मतलब बियॉन्ड गवर्नमेंट? सरकार को छोड़ दीजिए, तो क्या और जगह डेमोक्रेसी को हम लागू कर सकते हैं? अब आपको लग रहा होगा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो माय डियर, आगे हम पढ़ते हैं ना, इट हैज़ ब्रॉडर मीनिंग्स। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें इसके ब्रॉडर मीनिंग्स देखने पड़ेंगे, मतलब कि हमें इसका फैलाव देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ डिफरेंट स्फेयर्स में मिलती है। जैसे समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अलावा हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब जरा यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको देख लेते हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हमारा परिवार बड़ा लोकतांत्रिक है। अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, फैमिली में कहाँ से डेमोक्रेसी आ गई, फैमिली कहाँ से डेमोक्रेटिक हो गई? यही है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि परिवार में पिताजी, पता चला कि जो बोलते हैं सबको मानना पड़ता है और उन्हीं की चलती है, वो किसी की नहीं सुनते, तो कहेंगे तुम्हारे पिताजी डिक्टेटर हैं क्या? ठीक उसी का अपोजिट है डेमोक्रेटिक फैमिली, जहाँ सबकी सुनी जाती है। और जहाँ जहाँ हम अप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि हमारा मन इसी तरह के डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में रहने का करता है। तो वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हमारा परिवार बड़ा लोकतांत्रिक है। वेन एवर ए डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, जब भी कोई निर्णय लेना होता है, वी ऑल सिट डाउन, हम सब लोग इकट्ठा बैठते हैं ना, राई बैठे कंसेंसस। देखिए कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। अगर 10 में 8-9 लोग किसी एक बात पर राजी हैं तो हम कंसेंसस कह सकते हैं। मतलब कंसेंसस का मतलब होता है कि सब लोग किसी एक बात पर या किस पॉइंट्स को, इशू को हम रेज कर रहे हैं, उस पर सब लोग एक मत हैं। दिस इज कॉल्ड कंसेंसस, जहाँ पे कोई भी अपोजिशन हमें देखने को नहीं मिलता। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। अब जो स्टेटमेंट जिसका है वो ये कह रहा है कि मेरा जो विचार है वो उतना ही महत्व रखता है जितना मेरे पिताजी का। मतलब माई ओपिनियन, मान लीजिए मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मेरे पिताजी, दोनों के ओपिनियंस को सिग्निफिकेंस मिलती है। ये है डेमोक्रेटिक फैमिली, जहाँ बच्चों की भी सुनी जाती है।
आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आप देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे वो टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, जो क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देते। आप देखिए, ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, 8 पीरियड लगते हैं, 9 पीरियड लगते हैं, तो डिफरेंट टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, तो आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर हमें क्लास में देखने को मिलता है। हो सकता है कोई टीचर ऐसा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराते हो और आपको लगता हो कि बस किसी तरह से क्लास फिनिश हो जाए, पीरियड ओवर हो जाए, आप दबे दबे से महसूस करते हो, अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाते, आपको टीचर से घबराहट होती है। डेमोक्रेसी इस तरह नहीं होती। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स, बल्कि मैं ऐसे टीचर्स पसंद करूँगा विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब मिजाज, वो कब गुस्सा होते हैं, कब मजाक करते हैं, कब हंसते हैं, जनरली उनके नेचर से रिलेटेड। तो मुझे वो टीचर्स पसंद हैं जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है। मतलब देखो, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का मतलब यही है कि हम दूसरों की सुनने के लिए तैयार हैं, और अगर उनकी बात हमसे ज़्यादा बेटर है तो हम उसको कहेंगे कि हाँ, यू आर राइट, करेक्ट। वी अकोमोडेट अदर पीपल आल्सो। तो वो कौन सा टीचर होगा? जिस टीचर की क्लास में मैडम लिंगदो लोग जैसे लोग पढ़ाते होंगे और बच्चे खुलकर अपने विचार प्रकट करते होंगे। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी। अब देखिए यहाँ पर है कि एक लीडर है, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति है और उसका परिवार, वही लोग सबको डिसाइड कर देते हैं पार्टी में। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? आखिर वो डेमोक्रेसी की कैसे बात करेंगे? यहाँ सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इंडिया से देता हूँ कि जो गांधी फैमिली है ना, मतलब ये तो महात्मा गांधी का जो सरनेम है इन्होंने ले लिया, लेकिन फिर भी गांधी फैमिली कहा जाता है। तो जो गांधी फैमिली है, आप देख रहे हैं आपकी कांग्रेस में गांधी फैमिली का ही कोई व्यक्ति हमेशा प्रेसिडेंट होता है कांग्रेस का, और कोई भी इनका विरोध नहीं कर सकता। मतलब वन फैमिली और वन पर्सन। अभी इस स्थिति में सोनिया गांधी जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, और इनकी फैमिली यानी गांधी फैमिली, यही लोग सबको डिसाइड करते हैं। और ये डेमोक्रेसी इंडिया में हो रहा है सब कुछ। तो जो लोग इस तरह के ख्याल के हों, किसी दूसरे को पनपने ना दें, एक ही फैमिली में प्रेसिडेंटशिप रहे, तो वो डेमोक्रेसी के प्रति उनका नज़रिया क्या होगा? हाउ वुड दे परसीव द डेमोक्रेसी? उनका टेम्परामेंट डेमोक्रेसी को लेकर क्या होगा? सीधी सी बात है, उन्हें रूल करना पसंद है, लेकिन डेमोक्रेसी उनके लाइफ में उस तरह से इंस्टॉल्ड नहीं है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हूँ, जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, वहाँ पे जो लीडर्स चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो किसी एक फैमिली से नहीं होते। इसी प्रकार से बीजेपी में है, बीजेपी एक फैमिली की पार्टी नहीं है, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट्स चुने जाते हैं। तो फिर अगर एक ही परिवार और उसी के लोग अगर डिसीजन लेंगे तो वो डेमोक्रेसी कैसे बात कर सकता है? ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे, और जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक फैमिली का मतलब है, यहाँ पर फैमिली मैटर कर रही है, यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, मैडम लिंगदो की क्लास डेमोक्रेटिक थी, और यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मतलब पार्टी के अंदर की बात हो रही है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decisions। देखिए, डेमोक्रेसी को समझना है तो एक चीज़ मान के चलिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसका मेथड क्या है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। अब जैसे डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है कि कंसल्टेशंस होते हैं, मतलब सलाह मशवरा होता है कई लोगों से, और ख़ासकर उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो उस निर्णय से प्रभावित होने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें जो सरकार ने बनाई। अब एजुकेशन पॉलिसी का सीधा सीधा असर स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है, टीचर्स पे पड़ने वाला है, और जो डिफरेंट करिकुलम्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, इन सब पे असर पड़ने वाला है। तो एजुकेशन पॉलिसी में ये सब के सब क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर। ये वर्ड याद रखिएगा, कभी आएगा बीच में, ये लोग स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, मतलब दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द एजुकेशन पॉलिसी। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनकी राय लेना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, आप अपने विचार दीजिए। तो उन विचारों को छांट कर फिल्टर करते करते कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स चुनकर हम उन्हें एजुकेशन पॉलिसी में डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मम्मी ने रात को पूछा कि भाई आज मौसम बहुत अच्छा है, तो रात को डिनर में कुछ खास बनाया जाए। अब पता चला घर में कम से कम 9 सदस्य हैं, तो भाई क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए? किसी ने कहा कि पूरी सब्जी बना दो, किसी ने कहा कि आलू की पूड़ी बनाई जाए, किसी ने कहा कि नहीं भाई मक्के की रोटी चने का साग बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन 9 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी मेजॉरिटी किसी ना किसी बात पे सहमत होगी कि ये बनना चाहिए, और फिर वही बना दिया जाए। तो डिनर पे सबको मालूम है क्या आने वाला है, क्या बनने वाला है, सबने पार्टिसिपेट किया है, यानी वो डिनर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। यही है सीकिंग ओपिनियन ऑफ दोज हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। अब डिनर इन लोगों का ना, अब डिनर यहाँ बनना है तो पड़ोसी के घर जाके राय थोड़ी पूछी जाएगी। अब जैसे मैं तो टीचर हूँ, अब मुझे कुछ भी पढ़ाना है तो मैं स्टूडेंट से ज़रूर पूछूंगा कि बेटा आपको समझ में आया, नहीं आया,
क्या क्वेश्चन है, कहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए टीचर के सामने बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय माई टीचिंग। तो मेरी टीचिंग का प्रभाव जिन पे पड़ना है मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। यही है डेमोक्रेटिक तरीका। और नहीं तो पता चला मम्मी ने किसी से कुछ पूछा उछा नहीं, डिनर में क्या बना है, सब जब टेबल पर बैठे तो पता चला आप लोगों ने बिदकना शुरू किया, ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया, बैंगन बना दिया, कद्दू बना दिया, लौकी बना दिया, अच्छा नहीं लगता। यानी यहाँ पे मम्मी जो है ना, वो एक डिक्टेटर की तरह पेश आ रही हैं, जो बना दिया खाओ, नहीं खाना जाओ सो जाओ। और जो पहला तरीका बताया था वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठना। हाँ, टेस्टी बनाए कि नहीं बनाए इस पे ज़रूर उठेगा, दैट इज़ क्वालिटी। लेकिन जो डिसीजन है डिनर बनाने का क्या बनना है, उस पर क्वेश्चन रेज नहीं होगा, क्वालिटी पे ज़रूर रेज हो सकता है। यानी डेमोक्रेसी में अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो अच्छे ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, उस पर ज़रूर क्वेश्चन रेज हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन रेज नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्यों फॉर्म हुई, क्योंकि सीधी सी बात है, इलेक्शन का जैसा रिजल्ट है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उसी दल की सरकार बनेगी। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। डेमोक्रेसी में चाहे कोई व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो या नॉट पावरफुल हो, सबको बराबर मौका मिलता है। सेम से का मतलब सबकी बराबर बात सुनी जाती है, सबको कहने का मौका मिलता है, चाहे वो पावरफुल हो चाहे नॉट पावरफुल हो। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फीचर है डेमोक्रेसी का, डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, फैसला करने का, कोई पॉलिसी बनाने का, कोई स्कीम बनाने का, कोई कानून बनाने का, ये तरीका है ना, ये तरीका हम गवर्नमेंट में तो अप्लाई होता है, हम फैमिली में अप्लाई कर सकते हैं, किसी संगठन में अप्लाई कर सकते हैं, क्लास में हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारे कुछ दोस्तों का ग्रुप है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए फैमिली में किचन में अप्लाई करके आपको दिखाया। ये है ब्रॉडर मीनिंग, गवर्नमेंट से हटकर और ब्रॉड मीनिंग हमें देखने को मिल रहा है डेमोक्रेसी का। दस डेमोक्रेसी इज आल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। क्या बात है, क्या बात है। मीन्स दस डेमोक्रेसी इज आल्सो अ प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है, आप कह सकते हो एक ऐसा फॉर्मूला है, दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। स्फीयर ऑफ लाइफ मतलब जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बस छोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे हुक्म चलाया जाता है वहाँ डिक्टेटरशिप है, और जहाँ सबसे पूछा जाता है कोई भी काम करने से पहले, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और अब आप खुद अपने से पूछिए कि आप बाई टेम्परामेंट कितने डेमोक्रेटिक हैं। क्या आपको हुक्म चलाने में अच्छा लगता है, मालिक और दूसरा सुने बस पालन करे, या आप दूसरों को भी सुनना चाहते हैं, उनको भी क्रेडिट देना चाहते हैं, गलती हो गई तो माफ़ करना चाहते हैं, खुद भी फ्रीडम पसंद करते हैं, दूसरों को भी देना चाहते हैं। क्योंकि भाई फ्रीडम नहीं होगी डेमोक्रेसी में तो इस तरह से लोग अपने विचार ही नहीं रख पाएंगे। एक डिक्टेटर अगर पूछेगा भी, हाँ भाई किसी को कुछ कहना है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और जहाँ पे डेमोक्रेटिक वेज हैं वहाँ जैसे आप पूछोगे हाँ भाई किसी को कोई क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा मेथड है जिसे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कभी कभी कि हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बात नहीं करते, बल्कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में कितना अच्छा अच्छा हो सकता है। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी सेटअप की जाए जहाँ पे आइडियल स्टैंडर्ड्स हमको देखने को मिले। मतलब लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले तो कितना बढ़िया हो। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जिसे हम डे ड्रीमिंग कहते हैं, कि हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो एक प्रकार से वो आइडियलिज्म है जो रियल में देखने को नहीं मिलता। अगर रियल में देखने को मिलेगा तो फिर हम उसे आइडियलिज्म में नहीं रखेंगे, क्योंकि परफेक्शन देखने को जल्दी मिलता नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है टू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एक आइडियल डेमोक्रेसी को लेके, कि ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे लोकतंत्र सच्चे रूप में काम करता हो। मतलब डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री इन टू बेड। तो अब देखिए लोकतंत्र आपके देश में है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई सही मायने में लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, नो वन गोज हंग्री टू बेड, तब हम कहेंगे लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र है। अब रियल में तो मुश्किल है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू पे इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को समान भूमिका निभाने का मौका मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। देखिए ये तो हो जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे भी रियल में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। कानून के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें राइट्स तो मिल जाते हैं, बट रियली इक्वल रोल हम प्ले नहीं कर पाते। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव एन इक्वल इन्फॉर्मेशन। और सिर्फ राइट टू वोट से इक्वलिटी ना मेंटेन की जाए, बल्कि हर एक सिटीजन को इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब सूचना का भी अधिकार
होना चाहिए। हालांकि हमारे देश में है, 2005 में इसे लागू किया गया था, लेकिन कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, कितना इसका फ़ायदा उठाते हैं? नहीं उठाते। तो जैसे इक्वल इन्फॉर्मेशन है, वैसे बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्वल रिसोर्सेज भी होने चाहिए और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी होना चाहिए। रिसोर्सेज मतलब ये है कि किसी भी देश में जितने भी संपदा है, खनिज हैं, रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर है, उन पर सबको बराबर का हक है। लेकिन क्या आप देखते हैं बराबर का हक किसी को मिलता है? नहीं मिलता। पोल्यूशन गांव के किसान नहीं क्रिएट करते, शहर में चलाने वाले व्हीकल्स, उनसे निकलने वाले धुएं से क्रिएट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भी सहन करना पड़ता है। और कमिटमेंट का मतलब डेमोक्रेसी में जो सरकार है उसको काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होना चाहिए टू द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। इसी कमिटमेंट की यहाँ बातचीत हो रही है। मीन्स अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस टू बी फुलफिल्ड, तब जाके हम कहेंगे आइडियल डेमोक्रेसी है। इफ़ यू टेक दीज आइडियल्स सीरियसली, तो अभी जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट देखे, अगर हम उन्हें सीरियसली लें तो देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी। तो उस रूप में तो किसी भी देश में हम कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है, जिस रूप में अभी हमने यहाँ पे देखा। इस तरह कहाँ देखने को मिलेगा? कोई भूखा ना सोए और सबको बराबर का हक मिले रियल में, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एटसेट्रा, तो नहीं हो पाता। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं कि इतना अच्छा हो, तब हम कहेंगे सच्चा लोकतंत्र है। तो इसका मतलब ये है कि हम डेमोक्रेसी को कितनी वैल्यू करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस उसी से होती हैं जिसको हम वैल्यू देते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जनता के लिए, पीपल के लिए इसे एक आदर्श व्यवस्था माना गया है, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। हाँ, ये है कि अगर हम कुछ आइडियल्स बना के चलते हैं डेमोक्रेसी के लिए कि भाई अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, जो मेन फीचर्स अभी हम देख रहे थे वो तो होंगे ही, उसके अलावा भी होना चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का सबके प्रति, इक्वलिटी हमें देखने को मिलनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी कहाँ देखने को मिलती है? तो डेमोक्रेसी को लेकर जो हम अपने आइडियल्स बनाते हैं, इससे हमें अभी जो डेमोक्रेसी जैसे वर्क कर रही है और जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हमने बनाए हुए हैं, तो अंतर कितना है वो उससे पता चलता है कि हमें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मीन्स इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। तो अभी जो डेमोक्रेसी चल रही है उसकी कमजोरियां पहचानने का हमें मौका मिलता है, जिससे हम उसे दूर कर सकें। अब देखिए 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे देश में लागू हुआ, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट के कार्यालय से सूचना मांग सकते हैं और आपको सूचना मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जब ये नहीं था तब और अब में अंतर है कि नहीं? यानी हमने अपने डेमोक्रेसी में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक और प्रयास किया 2005 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो अभी भी जीवित हैं। यानी एक कमी को हमने दूर किया। इसी प्रकार से समय समय पे जो डेमोक्रेसी है उसे और अच्छे बनाने की कोशिश की जाती है। अभी देखिए पार्लियामेंट में, जैसे मैंने बताया कि करोड़पति हैं वो जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं। अभी भी एक गरीब आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। पॉलिटिकल कंपटीशन में करप्शन देखने को मिलता है, पावर प्ले देखने को मिलता है, मनी रोल प्ले करती है। अब इसमें अगर इलेक्शन कमीशन कुछ रिफॉर्म्स करता है तो इलेक्शंस और ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे और भी ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे आम लोगों तक। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होता है, जिसकी वजह से धांधली काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ नहीं होता था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, हिंसा होती थी। अभी तो आप चूँकि आपके सामने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव हो रहे हैं, आपको नहीं पता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 10 या 12-15 साल पीछे चले जाएँ तो लॉट ऑफ वायलेंस यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग इलेक्शंस, वो अब नहीं होते हैं। ये सब डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम उसकी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि कोई आइडियल है हमारे पास, कोई ड्रीम है हमारे पास, जिससे अभी हम डेमोक्रेसी काफ़ी दूर है हमारे यहाँ, हम उसको उसके नज़दीक ले जाने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में कितना अंतर है। मिनिमल डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन करा दिया, गवर्नमेंट फॉर्म करा दी, गवर्नमेंट चेंज भी हो रही है, लीडर्स हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, डेमोक्रेसी चल रही है। लेकिन गुड डेमोक्रेसी में एक इक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। आप यही समझ लीजिए कि इक्वलिटी अगर हमें देखने को मिलती है हर क्षेत्र में, तो बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाएगी। देखिए आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड है और हम चूँकि चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें इस मैटर पर बोलना होता है। अगर हमें अपने शब्दों में बोलना हो तो हम बहुत ही साधारण भाषा में आपको बता सकते हैं कि एक ट्रू डेमोक्रेसी में, गुड डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होती है और जहाँ पे फीचर्स नहीं है
तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा गुड डेमोक्रेसी नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर हम जो एडिटोरियल बोर्ड इन बुक्स को लिखता है वो समझता है कि हाँ इसको बच्चे पढ़ेंगे और जो हम चाहते हैं वो मैसेज भी प्राप्त करेंगे डेमोक्रेसी को लेके। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो ब्रॉडर मीनिंग हम पढ़ रहे हैं यानी गुड डेमोक्रेसी कैसे कैसे होनी चाहिए, तो हम अभी उसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं इस बुक में, मतलब अभी क्लास 9 में नहीं। और फोकस हियर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स। देखिए कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के जरिए जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसके कौन कौन से मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे सरकार चलती है, जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। अब डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब वो हम गवर्नमेंट के रूप में देखेंगे, मतलब हम यहाँ पब्लिक लाइफ में उसे अप्लाई करने नहीं चल रहे हैं, फैमिली में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या क्लास में। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ एवल्यूएटिंग और डेमोक्रेसी। और अगले साल तो जितने भी चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं ना, सब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड हैं, आब्स्ट्रैक्ट हैं, लेक्चर बेस्ड हैं, और आप कितना इंटरेस्ट लेके उसको डीपली समझने की कोशिश कर सकें इस पर डिपेंड करता है। एट दिस स्टेज मतलब अभी फ़िलहाल वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। बस इतना भी आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी जो है हम उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी जो है इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें नज़र आती है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन डेमोक्रेटिक मैनर, और कई तरीके से हम डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजंस ले सकते हैं। एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस एक्सेप्टेड, मतलब हम डेमोक्रेटिक मैनर तभी मानेंगे जब जो कंसल्टेशन है, सलाह मशवरा है, वो किसी को अलग करके एक्सक्लूड करके ना किया जाए, सबको इक्वल बेसिस प्रदान करते किया जाए। अब हमने कोई मीटिंग बुलाई, हमने कहा भाई आई कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अब 20 लोग हैं आपके ग्रुप में, अब सब ना पहुँचे, मान लीजिए 12 ही लोग पहुँचे, तो 12 में ही हम कंसल्टेशन करके और डिसीजन ले लेंगे। ये है इक्वलिटी बेस्ड, सबको बोलने का मौका मिले, जहाँ पे रजामंदी होगी मान लिया जाएगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसे आपको नहीं भूलना है कि आज जो डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी मतलब समुदाय, अब आप मान लीजिए 9th में पढ़ा, मान लीजिए 9th A में आप बैठते हैं, तो 9th A की पूरी क्लास एक प्रकार से कम्युनिटी ही है। फिर B C D E F जो भी सेक्शन उनको इकट्ठा मिला लीजिए तो 9th की कम्युनिटी बन जाएगी। फिर वो किसी न किसी स्कूल का हिस्सा है तो पूरा स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक कम्युनिटी बनाएंगे, तो पीपल कम टुगेदर एंड कम्युनिटी बिकम्स। इफ़ द कम्युनिटी इज़ स्मॉल, अगर बहुत कम लोग उस समुदाय में रहते हैं, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो हम जैसे इसमें लिखा है ना कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय लेने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, मीन्स वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। अगर जहाँ पे कम्युनिटी छोटी है तो हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम डायरेक्ट लोगों को इकट्ठा करके कंसल्टेशन, डिस्कशन, डिबेट करके एक निर्णय ले सकते हैं। देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। अगर कम्युनिटी स्मॉल है, ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, सब लोग इकट्ठा बैठ सकते हैं अगर कम्युनिटी स्मॉल है तो, एंड टेक डिसीजंस, और हम डिसीजन डायरेक्टली ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा। अब देखिए यहाँ पे ग्राम सभा आ गई, और इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं कि 9th में है कि नहीं है, लेकिन 10th में है थोड़ा बहुत जिक्र। तो गांव में क्या होता है ना, जो प्रधान का चुनाव होता है वो ग्राम सभा करती है, मीन्स की ग्राम सभा। अब गांव छोटे छोटे होते हैं, कहीं पे 1000 जनसंख्या है, कहीं पे 2000 है, 3000 है, तो अब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुनने की क्या आवश्यकता है। हाँ, प्रधान जरूर चुना जाता है जिसे मुखिया भी कहते हैं, और उसके बाद वो डायरेक्ट मीटिंग बुलाता है सबकी, मतलब जितने वोटर्स ने मिलकर चुना है वो सब इकट्ठा होकर बैठते हैं, ग्राम सभा की एक सभा बुलाई जाती है। फिर उसमें प्रधान कहता है भाई अपने गांव के विकास के लिए आप लोग बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया जाए। तो फिर लोग अपने विचार रखेंगे कि भाई एक खड़ंजा लगा दिया जाए, मतलब सड़क बनाई जाए, यहाँ नलके लगा दिए जाएँ, यहाँ कुआं खुदवा दिया जाए, यहाँ पे तालाब बनवा दिया जाए, मतलब पीपल विल स्पीक आउट। और उसके बाद फिर उस मीटिंग में कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, चलो ठीक है भाई इस बार हम ऐसा करते हैं कि सड़क और ये तालाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इसको कराते हैं। मतलब ये डिसीजन लिया जा रहा है डायरेक्ट मीटिंग बुला के, क्योंकि कम्युनिटी स्मॉल है, लेकिन जहाँ पे कम्युनिटी लार्ज होती है वहाँ पे फिर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्रयोग करते हैं। शुड वर्क इन अ विलेज, गाँव में चल जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या आप कोई और तरीके बता सकते हो जिसको लोकतांत्रिक तरीका हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग का। तो आप सोचिए और बताइए। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर क्लास में मुझे मॉनिटर बनाना है और क्लास में 40 बच्चे हैं, तो मैं वैसे पूछूंगा कि भाई इस क्लास के मॉनिटर बनाने कौन कौन बनना चाहते हो, तो पता चला 3 लोग खड़े हो गए,
अब देखिए डेमोक्रेटिक तरीका मैं अपना रहा हूँ, मैं चाहता तो किसी भी बच्चे का नाम ले लेता और उसे मॉनिटर अपॉइंट कर देता, लेकिन एक प्रकार से मेरी डिक्टेटरशिप होती, पता नहीं कितनों को वो एक्सेप्टेबल हो ना हो। मतलब मैंने क्लास को अलग कर दिया डिसीजन से, डिसीजन मेरा खुद का माना जाएगा वो। लेकिन जब मैंने इस तरह से किया, अब फिर अगर अब एक तरीका और है कि अब कितने लोग भाई इसको चाहते हो हाथ उठाओ, अच्छा कितने लोग इनको चाहते हो हाथ उठाओ, अब कितने लोग इनको चाहते हो हाथ उठाओ, हमने गिन लिया, जिसके ज़्यादा थे उसको मॉनिटर बना दिया। लेकिन ये भी ख़राब है, इसमें एक्सपोज हो जाएंगे बच्चे। अच्छा तुमने मेरे लिए हाथ नहीं उठाया था, तो मैं एक और तरीका अपना सकता हूँ भाई, सीक्रेट वोटिंग करा सकता हूँ। अब उसमें जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उसको मैंने घोषित कर दिया, अब उसे पता भी नहीं चलेगा किसने मुझे सपोर्ट किया किसने नहीं किया। इजंट इट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ चूजिंग मॉनिटर? आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो रेटिंग देखते हो कि नहीं देखते हो? 4.5 4.6 वो सब क्या है? द यूजर्स आर गिवन फ्रीडम टू रेट द एप्लीकेशन। ये यूज़र ही उसे रेट कर रहे हैं जो उसे यूज कर रहे हैं। इट इज़ ए डेमोक्रेटिक वे। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आप खुद ही करिए। और इसके बाद यहाँ पे दिस आल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ये तो मानना ही पड़ेगा, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे परफेक्ट डेमोक्रेसी हो, मतलब लोकतंत्र में सब इक्वल बेस देखने को मिलता हो। द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सिर्फ मिनिमम कंडीशंस हमें बताता है कि भाई इतना कुछ होगा तभी वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी। वो जो हमने 4 फीचर्स पढ़े थे ना, वो फीचर्स ज़रूरी हैं। याद है कुछ आपको कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, चॉइस लोगों को मिलनी चाहिए, रूलर्स इलेक्टेड होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, और गवर्नमेंट फॉर्म हो गई हो तो रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहिए, जहाँ मैंने वेस्ट बंगाल का आपको उदाहरण दिया था। शासन कानून का होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का। दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, नॉट अ रूल ऑफ पर्सन, रूल ऑफ लॉ दैट एवरीवन हैज़ टू फॉलो। तो ये हैं कुछ जो मिनिमल फीचर्स हैं जहाँ पे बात की जा रही है। तो हम कहेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। और उसके बाद हमने जो ब्रॉडर मीनिंग्स पढ़े उनमें हमने आइडियल डेमोक्रेसी की बात की। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इससे ही कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो जाती, बहुत सी आइडियल कंडीशंस पड़ी रह जाती हैं। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे हमने सिर्फ इस चैप्टर में मिनिमम जो कंडीशंस हैं डेमोक्रेसी के लिए वो पढ़ी। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। हम इन फीचर से ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे फीचर्स हैं वहाँ पे हमें आइडियल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, यानी परफेक्ट डेमोक्रेसी। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हाँ ये है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का प्रयास हर जगह करना चाहिए, हर डेमोक्रेसी में। रियलाइज का मतलब टू गेट दिस डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये अचानक एक बारगी में नहीं हो जाएगा। दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, बल्कि बराबर प्रयास करते रहने से स्टेप बाय स्टेप जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है डिसीजन मेकिंग का वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में अलग अलग अस्तित्व में आए, लेकिन पाकिस्तान में 3 बार वहाँ पे मिलिट्री का शासन रहा, यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो पाई। और इंडिया में एक बार भी ऐसा नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। विद टाइम पाकिस्तान हैज़ फेल्ड, इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो इसकी बात हो रही है कि डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेटिक मैनर्स अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे स्ट्रेंथन होते हैं। वॉट वी डू एज सिटीजन कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग और कंट्री। अब यहाँ पे बात ये आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में किसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि वो कंट्री कितनी मोर डेमोक्रेटिक है कितनी लेस डेमोक्रेटिक है। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें सिटीजन्स की बहुत बड़ी भूमिका है, नागरिकों की, हम जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। मीन्स किसी भी डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए और वो कितनी कमज़ोर है इसके पीछे वहाँ के जो जनता है वो जिम्मेदार बहुत ज़्यादा हद तक होती है। क्यों? क्योंकि द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन वॉट द रूलर्स डू। रूलर्स क्या करते हैं उससे ज़्यादा तो ये डिपेंड करता है कि मेनली ऑन वॉट वी एज सिटीजन्स डू। मतलब रूलर्स तो वो है ना जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। किन्ने? सिटीजन्स ने चुन के भेजा है। तो सबसे पहले तो हमारा ही रोल आया ना, ये तो बाद में आए। तो किसी भी डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है और जो उसकी वीकनेस है वो वास्तव में वहाँ के सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स आर द बेस ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए इसे लोकतंत्र कहा गया है, लोगों का तंत्र, अ सिस्टम मेड फॉर द पीपल। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। दिस इज़ वॉट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। यही फ़र्क है, डेमोक्रेसी के बीच में सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन्स आर द बेस ऑफ ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र लोगों के लिए होता है और कोई गवर्नमेंट इस तरह से वर्क नहीं करती। ये फ़र्क है। दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी
कि इसके बेस में पीपल है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल हो, सारे उदाहरण हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। डो नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो चाहे मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वन पार्टी रूल हो, वो सारे सिटीजन्स को मौका नहीं देते पॉलिटिक्स में, तभी वो इस तरह से रह पाते हैं। अगर पब्लिक पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगी तो सरकारें बदलेंगी। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बल्कि ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो यही चाहती हैं कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही ना करें, मतलब वो एकदम अनजान बने रहें, वो दखल ही ना दे, जो हम करें हम मनमानी करें, पब्लिक कोई क्वेश्चन रेज ना करे। ठीक डेमोक्रेसी के उल्टा वो चाहते हैं। रॉबर्ट मुगाबे जैसे ऐसे ही लोग हैं। चाइना में शासन इसी प्रकार से चल रहा है। किंग जोंग उन जो उत्तर कोरिया का शासक है वो ऐसे ही वर्क कर रहा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, शायद हम इस बुक में देखेंगे। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क करती है? वो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स पे बेस्ड होती है कि वहाँ के नागरिक खुलकर पार्टिसिपेट करें। मैंने बहुत से एग्जाम्पल आपको दिए हैं इस चैप्टर में, ट्यूटोरियल पढ़ाते पढ़ाते हर बार एग्जाम्पल दूंगा तो वीडियो वैसे ही लेंदी हो जा रहा है और लेंदी हो जाएगा। दैट इज़ वाई, इसी वजह से स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए अगर हम डेमोक्रेसी को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। क्या मतलब समझे? कि अब इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो किस तरह से वर्क कर रही है, वहाँ का लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है, वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उदाहरण के लिए हमने चिली का एग्जांपल लिया था। तो जब वहाँ पे मिस्टर एलेंदे गवर्नमेंट में थे तो वहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दूसरी थी, लेकिन जैसे ही पिनोशे आ गए तो वहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रही नहीं गई। 1980 से लेके और 2017 तक वहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे का शासन था जिम्बाब्वे में। वहाँ कहने के लिए डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से डेमोक्रेसी वर्क कर रही थी, मतलब जिस प्रकार से वहाँ पर शासन चल रहा था, वही वहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहलाएगी। तो देखिए ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। इनके सारे सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब अगला जो ट्यूटोरियल होगा इस पे जितने कार्टून बने हैं इस चैप्टर में उन पर बेस्ड होगा। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हेयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।